अस्सलाम वालेकुम ऑनलाइन वालों, आवाज आ रही है? आवाज, वीडियो, स्क्रीन सब आ रहा है? कंफर्म करो, तुम स्टार्ट करें। क्लियर है ना? चले जी। सर, हम अपना चैप्टर नंबर 1 खत्म कर चुके हैं, ठीक है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना सेकंड चैप्टर। पहले चैप्टर में भाई सब क्लियर है, किसी को कोई मसला तो नहीं है। उसका समरी लेक्चर भी मैंने दे दिया था, वो आज पोर्टल पे भी आ जाएगा, ठीक है। यूट्यूब का लिंक तो मैंने वैसे ही दे चुका था, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 हमने सारे पास पेपर के साथ, बुक रीडिंग के साथ, सारी चीजों के साथ खत्म किया। अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना सेकंड चैप्टर, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। भाई आप लोगों को याद होगा कि जब हम अपना पहला चैप्टर पढ़े थे, इन वर्ड्स का हमने बहुत जिक्र किया। मैंने कहा कि भाई आगे आ रहा है, बहुत डिटेल में आ रहा है, ठीक है। मेमोरेंडम हमने कहा था कि भाई मेमोरेंडम क्या होता है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट है, ठीक है। जो के मेरे उन स्टेक होल्डर्स के लिए, मतलब बाहर की आवाम के लिए जरूरी है। इसके अंदर ऐसी इंफॉर्मेशन होती है, ऐसी चीजें होती हैं, ठीक है, वो मालूमात होती है कि जो बाहर का बंदा है, ठीक है, जो बाहर का बंदा है उसको जरूरी होंगी जानने के लिए। भाई जैसे कि इसके अंदर कुछ क्लॉजेस होती हैं, नेम क्लॉज, मतलब कंपनी का नाम क्या है, ठीक है। रजिस्टर्ड ऑफिस, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस, लिमिट लाइबिलिटी क्लॉज, सब्सक्रिप्शन क्लॉज, ठीक है। तो ये क्या है? एक जनरल इंफॉर्मेशन है ना कंपनी की, ठीक है। तो जनरल इंफॉर्मेशन किसके लिए? जनरल पब्लिक के लिए, मतलब बाहर की आवाम के लिए, सही है। इसी तरह फिर मेरे पास आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है भाई। आर्टिकल्स के अंदर क्या था? मेरे बाय लॉज हैं, ठीक है। मुझे क्या करना है भाई? मुझे एक तो लॉ की रिक्वायरमेंट है ना कि आपने आर्टिकल रजिस्टर्ड करवाना है, ठीक है। उसके अंदर क्या होती है? सारी चीजें होती हैं कि हमारी वोटिंग कैसे होगी, ठीक है, मीटिंग की चीजें, इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स, सारे तौर तरीके, बाय लॉज, कंपनी चलेगी कैसे, ये सारी चीजें आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर होती है, सही है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। आज हम कोशिश करेंगे मेमोरेंडम को निपटा दें। इसके अलावा भाई इसके अंदर क्या है? नेम ऑफ कंपनी है। अगला हमारे अगली क्लास में शुरू होगा नेम ऑफ कंपनी, ठीक है। फिर हमारे पास इसके अंदर है रजिस्टर ऑफिस एंड प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस। अब इसकी कुछ चीजें हम पढ़ लेंगे आज मेमोरेंडम के अंदर। फिर कुछ इसके सेपरेट जो है प्रोविजंस है, ठीक है, कुछ और डिटेल में बातें, जैसे कि ऑल्टर करना हो रजिस्टर ऑफिस को, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस को, ये सारी चीजें कि हमने मेमोरेंडम में पहले लिखी कुछ और, आगे चल के चेंज हो गई, हो सकती है ना। रजिस्टर्ड ऑफिस मेरा कराची था, अब मैं लाहौर शिफ्ट हो गया हूँ, ठीक है। तो वो चेंज कैसे होगा? ऑल्ट्रेशन होती है, ठीक है। इसी तरह नेम के अंदर भी, जो नेम है इसका जिक्र हम इसके अंदर कर लेंगे, मेमोरेंडम का पार्ट ही होता है। लेकिन नेम के कुछ सेपरेट प्रोविजंस है कि भाई नाम बदलना है, नाम चेंज करना है, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे झलकियां होता क्या क्या है। फिर उसकी डिटेल्स आएंगी नेम ऑफ कंपनी में, नेम क्लॉज की। रजिस्टर ऑफिस और प्रिंसिपल लाइन की डिटेल्स आगे आएंगी। फिर हमारे पास शुरू हो जाएगा आर्टिकल्स। यहाँ तक हम खत्म कर लेंगे मेमोरेंडम पूरा, फिर हमारे पास शुरू हो जाएगा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ठीक है जी। फिर कुछ जनरल प्रोविजन है जो दोनों पे लगेंगे, आर्टिकल्स और मेमोरेंडम दोनों के ऊपर। तो ये हमारा थोड़ा सा डिटेल्ड चैप्टर है। आज हम कोशिश करेंगे, हमारी क्लास भी इतनी लेंथी नहीं है, छोटी क्लास है, तो हम शुरू करते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से, ठीक है। इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे भाई? इसके अंदर हम पढ़ेंगे क्लॉजेस के, मेमोरेंडम की क्लॉजेस क्या क्या होती हैं, कौन सी टाइप ऑफ कंपनी में कौन सी क्लॉज रेलेवेंट होती है, सही है जी। फिर हम कहेंगे बोरिंग पावर्स टू बी पार्ट ऑफ, ये एक इम्प्लाइड पावर होती है मेमोरेंडम के। मेमोरेंडम में बोरिंग पावर का जिक्र नहीं है, लेकिन लॉ कहता है कि भाई इम्प्लाइडली तुम्हारे पास पावर है, भले तुमने मेंशन नहीं किया कि कंपनी बोरिंग में जा सकती है, सही है जी। फिर हम पढ़ेंगे मेमोरेंडम टू बी प्रिंटेड साइन, मतलब जो मेमोरेंडम होना चाहिए वो प्रिंटेड साइन डेटेड वगैरह होना चाहिए, सही है। तो हम शुरू करते हैं भाई अपने पहले कॉन्सेप्ट से, दैट इज क्लॉजेज ऑफ मेमोरेंडम। तो अगर मैं बात करूं मेमोरेंडम के अंदर मेरे पास कौन कौन सी क्लॉज है, भाई एक मेरे पास होती है नेम क्लॉज, कंपनी का नाम क्या है, ठीक है, वो इसके अंदर आ रहा होगा। फिर मेरे पास आती है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। रजिस्टर ऑफिस कहाँ है? इसमें क्या क्या आता है अभी आगे डिटेल में पढ़ते जा रहे हैं। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्या होता है, ये होगा।
कि भाई अपना जो मेन बिजनेस है, ठीक है, जनरल जनरल थॉट्स तो यही कह रही है ना कि भाई यार कंपनी का जो मेन बिजनेस है शुगर लिमिटेड है, चीनी जो है उसका प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस होगा, सही है। लेकिन लॉ क्या कहता है इसके बारे में वो भी हम देखते हैं। फिर लाइबिलिटी क्लॉज, कि कौन सी टाइप ऑफ कंपनी में लाइबिलिटी क्लॉज में क्या क्या आना चाहिए, लिमिटेड बाय शेयर्स है तो क्या आना चाहिए, गारंटी है तो क्या आना चाहिए, अनलिमिटेड है तो क्या आना चाहिए, सही है जी। फिर हमारे पास आती है ऑथराइज कैपिटल क्लॉज, कि कंपनी का ऑथराइज कैपिटल कितना होगा, कि कंपनी अपने जिंदगी में मैक्सिमम कितना कैपिटल इशू कर सकेगी, सही है। फिर मेरे पास आएगा सब्सक्रिप्शन क्लॉज, के ये क्या होता है, हमने कहा था सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम साइन करते हैं, ठीक है, और एक सब्सक्राइबर एटलीस्ट एक शेयर जरूर लेता है, तो उसकी डिटेल्स कहाँ होती है, सब्सक्रिप्शन क्लॉज के अंदर होती है। अब मुझे बताओ, ये जो दो क्लॉजेज हैं, सब्सक्रिप्शन क्लॉज, सब्सक्रिप्शन किसकी होती है, शेयर्स की होती है। ऑथराइज कैपिटल क्लॉज, तो ये सिर्फ कहाँ होगा, कंपनीज हैविंग शेयर कैपिटल, ऐसा ही है ना, जिसका शेयर कैपिटल होगा ये उनके लिए रेलेवेंट है, ओनली फॉर कंपनीज हैविंग शेयर कैपिटल, ठीक है जी। फिर इसी तरह मेरे पास एक क्लॉज आती है अंडरटेकिंग क्लॉज। अंडरटेकिंग क्लॉज के अंदर क्या होता है भाई, आपने कभी कोई फॉर्म भरा होगा, ठीक है, उसमें अंडरटेकिंग साइन कराते हैं, ठीक है, अंडरटेक कर लो कि भाई ये चीजें मैं सारी फुल कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, कोई किसी भी चीज की अंडरटेकिंग दी होगी, ठीक है। आप कभी कोई ऐसे ही मतलब कोई एक्टिविटी करने जा रहे हो, जैसे वो पैरासेलिंग वगैरह में भी अंडरटेकिंग साइन कराते हैं कि भाई हम जिम्मेदार हैं, ये है वो है सारी। भाई इसी तरह एससीसीपी क्या करता है, कंपनी से वो भी अंडरटेकिंग साइन कराता है कि भाई अंडरटेक करो, लिख के दो कि तुमने ये काम कर लिया है, ये सारी चीजें कर ली है, ठीक है, तो वो अंडरटेकिंग करवा सकता है उसके अंदर, अंडरटेकिंग क्लॉज के अंदर। फिर हमारे पास आ जाता है कंट्रीब्यूशन क्लॉज। कंट्रीब्यूशन किस चीज की, गारंटी की, तो किसके लिए रेलेवेंट होगी, ओनली फॉर कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी, ठीक है। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये पूरा एक पेज पे उसका खाका है कि कौन कौन सी क्लॉजेस मेमोरेंडम के अंदर होती हैं, ठीक है। तो आए इसकी डिटेल शुरू करते हैं, इजी सा टॉपिक है, कोई मुश्किल चीज नहीं है, जनरल नॉलेज है सिर्फ, ठीक है। अब नेम क्लॉज के अंदर मेरे पास क्या आएगा, अगर मैं नेम क्लॉज की बात करूं सबसे पहले, तो नेम क्लॉज में मेरे पास भाई आता है द नेम ऑफ द कंपनी विद द एडिशन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एट द एंड ऑफ द नेम इन केस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी। कौन सी ईच भाई, कह रहे टाइप ऑफ कंपनी होगी तो एंड में क्या आएगा, ठीक है, जैसे कि पब्लिक कंपनी है, ठीक है, नेम क्लॉज कह रही है कि एक तो आप कंपनी का नाम लिख देना, जैसे अली, लेट से, अगर वो पब्लिक कंपनी है तो उसके साथ नाम के साथ क्या लगा देना, लिमिटेड, लेट से अली एक पब्लिक कंपनी है तो क्या हो जाएगा, अली लिमिटेड हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा फिर कहते हैं अगर तो अली एक प्राइवेट कंपनी आपने बनाई है तो क्या लगा देना नाम के साथ, प्राइवेट लिमिटेड, तो अली प्राइवेट लिमिटेड हो जाएगी, ब्रैकेट में आ जाएगा प्राइवेट लिमिटेड। इसको मैं कहता हूँ क्या, पेरेंथेसिस कहता हूँ, ठीक है, लॉ के जार्गन में, कि जो नाम के साथ लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, एचएमसी प्राइवेट लिमिटेड जो आता है आगे ब्रैकेट में, ये होते हैं मेरे पास पेरेंथेसिस, ठीक है। फिर मेरे पास अगर अली एक सिंगल मेंबर कंपनी है, सेठिया कंपनी है, तो लॉ कहता है कि भाई नाम के साथ लगा देना एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। इसी तरह अगर एक गारंटी लिमिटेड है तो गारंटी लिमिटेड लगा देना। मेरा एक सवाल है, कौन सी टाइप ऑफ कंपनी के साथ ये पेरेंथेसिस नहीं लगता, हमने पढ़ा है, हाँ, ये कौन सी टाइप ऑफ कंपनी के साथ ये सब नहीं लगता, एनपीओ, जबरदस्त, हमने पढ़ा था ना उस दिन, पढ़ा था भाई यार, क्या क्या बात कर रहे हो, हमने पढ़ा था ना एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट में, होती पब्लिक कंपनी है लेकिन कौन सी पब्लिक कंपनी बनती है, भले वो गारंटी लिमिटेड बन जाए, सही है, तो लॉ कहता है तुम अपने नाम के साथ ये नहीं लगाना, क्लियर है भाई। तो भाई अगर मैं नेम क्लॉज की बात करूं, लॉ कहता है नाम लिख दो और जो भी टाइप की कंपनी हो उसका पेरेंथेसिस डाल दो, ये हम लिखते हैं नेम क्लॉज के अंदर, ठीक है, आसान सी चीज है। फिर हम आ जाते हैं इसी तरह भाई अनलिमिटेड कंपनी होगी तो नाम के साथ अनलिमिटेड आ जाएगा। फिर हम आ जाते हैं दूसरी क्लॉज पे, दैट इज रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। अब भाई नाम से जाहिर है कि रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, लेकिन क्या होगी,
क्या होगी, इसमें लॉ कहता है कि भाई दिस क्लॉज शैल स्टेट द प्रोविंस or the part of province not forming part of any province as the case may be in which the registered office of the company to be situated। भाई इसका क्या मतलब है, लॉ कह रहा है कि भाई आप जिस भी सूबे में हो उस सूबे का नाम लिख दो। लेट्स से मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस लाहौर में, तो लॉ कहता है आप लिख दो पंजाब, सही है। या फिर अगर आप पाकिस्तान के किसी ऐसे हिस्से में ऑफिस खोला है जो किसी सूबे का हिस्सा नहीं है, ऐसे कौन कौन से हिस्से हैं, इस्लामाबाद, ठीक है, क्वाटा, अगर वो केपी में जम हो रहा है अभी या हो चुका है, ठीक है, तो ये ऐसे इलाके हैं जो किसी सूबे का हिस्सा नहीं है, ठीक है, इस्लामाबाद पंजाब का हिस्सा नहीं है, वो अलग कैपिटल टेरिटरी है। तो लॉ कहता है कि आप लिख दो सूबे का नाम या फिर पार्ट ऑफ पाकिस्तान जो किसी सूबे का हिस्सा नहीं है। दैट मीन्स कि अगर इस्लामाबाद में ऑफिस है तो आप इस्लामाबाद लिख देना क्योंकि वो किसी सूबे का हिस्सा नहीं है। फाटा हो तो फाटा लिख देना क्योंकि वो किसी सूबे का हिस्सा नहीं है, ठीक है भाई। फिर if the company proposes to have a registered office in Lahore, they will write in their memorandum that the registered office of the company shall be situated in the province of Punjab। ऐसा ही है भाई, ऐसा ही है। अगर मैं कराची में मेरा ऑफिस है तो मैं क्या लिखूंगा, सिंध, ठीक है, पेशावर में है तो केपी के, ठीक है, कोयटा में है तो बलूचिस्तान लिख दूंगा। क्लियर है भाई। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज आसान सी चीज है, जनरल बात है। कहते हैं however if the company will have a registered office in Islamabad, तो क्या आएगा, it would write that the registered office of the company shall be situated in Islamabad, reason being that Islamabad is a capital territory and it is a part of Pakistan that does not form part of any province। क्लियर है भाई, यहाँ तक किसी का कोई सवाल है, किसी को कोई मसला है, आसान सी चीज है, आगे बढ़े। अच्छा भाई एक रिक्वेस्ट है कि ये वाला जो टॉपिक है ना, ये वाला तुम लोग, ये मैं नोट्स शेयर करूंगा ना, उसी से शेयर कर लेना। अच्छा आज मैं गूगल ड्राइव दे दूंगा टॉपिक वाइज, जिसमें खोलोगे तो एक चैप्टर 1 आ रहा होगा, चैप्टर 1 के अंदर पीपीटी नोट्स आ रहे होंगे, स्टडी टेक्स्ट आ रहा होगा, जो जो हमारी रेलेवेंट चीजें थी, ठीक है, वो सारी चीजें उसके अंदर समरी नोट्स आ रहे होंगे। इसी तरह चैप्टर 2 का भी जो है ड्राइव बन जाएगा सबका। अच्छा जो चैप्टर 2 के ये वाली क्लॉजेस वाला जो टॉपिक है ना, क्लॉजेस वाला, ये स्टडी टेक्स्ट से याद नहीं करना, ये यहीं से याद कर लेना। रीजन बीइंग, रीजन ये है कि स्टडी टेक्स्ट के अंदर ना, इसके अंदर कुछ चीजें एक तो मिसिंग है प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस में, ठीक है, एक दो जो उसके प्रोविजन है वो मिसिंग है, उन्होंने कंप्लीट नहीं डाले हुए हैं, और एक दो क्लॉजेस को जोड़ के उन्होंने एक ही क्लॉज बनाया हुआ है जो कि अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। स्टडी टेक्स्ट में आप देखोगे तो सब्सक्रिप्शन और कंट्रीब्यूशन, ये अंडरटेकिंग क्लॉज जो है मिला के लिखी हुई है, और ये है अलग अलग क्लॉजेस, ठीक है। तो प्रेफरेबल ये है कि भाई ये वाला टॉपिक तुम लोग यहाँ से याद कर लेना, लेकिन यहाँ से नहीं करना है, स्टडी टेक्स्ट से ही करना है तो वहीं से कर लो। जो लाइंस मिसिंग है स्टडी टेक्स्ट में मैं हाईलाइट कर दूंगा, वहां खुद लिख के वहीं से याद कर लेना, मसले वाली बात नहीं है, ठीक है भाई। तो रजिस्टर ऑफिस के बाद हम आ जाते हैं प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लॉज। तुम्हारा नाम क्या था, चांद, नवीद, अच्छा नवीद तुम हो। हाँ भाई नवीद, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्या होता है कंपनी का? तुमने लॉ पढ़ा हुआ है पहले? हाँ हाँ यार जबरदस्त, ठीक है, तुमने बिल्कुल लॉ की जबान यूज की है इसलिए। भाई तुम्हें तुम्हें क्या लगता है प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्या होता है? मेन पर्पस, ठीक है भाई, जिस पे काम करना है। तो आम इंसान को भाई यही लगता है कि यही होगा, लेकिन लॉ ने कहा कि भाई हम कैसे डिटरमाइन करें, कैसे हम सोचें, कैसे हमें पता लगे कि प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस है क्या कंपनी का, ठीक है। तो लॉ कहता है कि भाई आपके बहुत सारे ऑपरेशन होंगे, ठीक है, आपका टेक्सटाइल का काम भी होगा, आपका शुगर का काम भी हो सकता है, आपके 3-4 काम हो सकते हैं, लेकिन इनमें से आपका प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्या है, कंपनी का प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्या है। मैं मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, मैं टेक्सटाइल भी करता हूँ, मैं चीनी भी करता हूँ, ठीक है, लेकिन मेरा प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्या है? कहता है प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस मींस द बिजनेस इन विच कौन सा बिजनेस, इन विच सब्सटेंशियल एसेट्स आर हेल्ड और लाइकली टू बी हेल्ड। लॉ कहता है कि भाई
आपका प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस वो है जिसमें आपके सबसे ज्यादा एसेट्स हैं या एसेट्स आने वाले हैं, आपको लगता है, ठीक है, जिसमें आपके सबसे ज्यादा एसेट्स हैं। क्या मतलब भाई? भाई मेरे पास टेक्सटाइल का प्लांट भी है, चीनी का प्लांट भी है, सबसे ज्यादा महंगा मतलब जो सबसे ज्यादा प्लांट है किसकी ज्यादा वैल्यू है, ठीक है, सबसे ज्यादा एसेट्स किस वाले प्लांट के अंदर है, चीनी में या टेक्सटाइल में, ठीक है। फिर आपके पास एक और कंडीशन कहता है और या फिर सब्सटेंशियल रेवेन्यू इज अर्नड और लाइकली टू बी अर्नड। आप टेक्सटाइल भी हो, आप चीनी का काम भी हो, ठीक है। अब वो कहता है एसेट्स देख लो या फिर रेवेन्यू कौन ज्यादा कमा के दे रहा है। भाई जाहिर सी बात है, जो मुझे ज्यादा कमा के दे रहा होगा वही मेरा प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस होगा, ठीक है। आप टेक्सटाइल से ज्यादा कमा रहे हो या चीनी से ज्यादा कमा रहे हो, तो भाई अभी हमें पता कैसे चले कि हम रेवेन्यू रखें या एसेट रखें, रेवेन्यू रखें या एसेट रखें। तो ऐसे तो कंपनी कुछ भी कर सकती है, कभी बोले रेवेन्यू कभी एसेट की बेस पे चेंज कर दे, ठीक है। तो लॉ कहता है भाई, लॉ कहता है, क्या कहता है, विच एवर इज हायर, के सब्सटेंशियल एसेट्स या फिर सब्सटेंशियल रेवेन्यू। पहले तुम देखो कि रेवेन्यू की बेसिस पे कौन सा प्रिंसिपल लाइन है, एसेट की बेसिस पे कौन सा है, फिर उनको कंपेयर करो कि हायर ऑफ कौन सा है, चीनी वाला हायर ऑफ है या टेक्सटाइल वाला हायर ऑफ है। जो हायर ऑफ होगा वो तुम्हारा क्या है, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस है। एक एग्जाम्पल देखते हैं, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आए जी एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। TSF Mills Limited is being proposed to be registered to carry on business involving manufacture and sale of textile and sugar and flour products, ठीक है। The extract from the financial projects are, कहता है भाई टेक्सटाइल है, चीनी है, आटा है, सही है, टेक्सटाइल चीनी आटा, तीन काम है TSF कंपनी के। अब ये है मेरे पास एसेट्स वाली साइड, ये है मेरे पास रेवेन्यू वाली साइड। पहले मैं एसेट्स देख लेता हूँ, ठीक है, पहले मैं एसेट्स देख रहा हूँ। भाई टेक्सटाइल चीनी आटे में से टेक्सटाइल हमारे पास 500 की है, चीनी हमारे पास 300 की है, आटा हमारे पास 100 रुपए का है, ठीक है। तो अगर मैं एसेट्स की बात करूं तो मेरा प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस कौन सा है, मेरे पास टेक्सटाइल जो है वो प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस है। लेकिन मैंने कहा कि भाई लॉ ने कहा और रेवेन्यू हायर ऑफ देखना है, तो हम रेवेन्यू देख लें। रेवेन्यू में भाई आपके पास टेक्सटाइल 2200 का है, चीनी 4500 की है और 800 का आटा है, तो भाई चीनी ज्यादा कमा के दे रही है, ठीक है। अब एसेट के हिसाब से टेक्सटाइल बनता है, रेवेन्यू के हिसाब से चीनी बनती है, ठीक है। तो हाय आप क्या कहते हैं, यहाँ हो गया फड्डा, सही है। अगर ये वाली कंडीशन नहीं होती तो एसेट से कोई और बन रहा है, रेवेन्यू से कोई और बन रहा है। इस मसले के लिए लॉ ने कहा विच एवर इज हायर, ठीक है। तो एसेट से मेरा हो गया, निकल के आया टेक्सटाइल, और रेवेन्यू से निकल के आया चीनी। दोनों को कंपेयर किया, 500 4500, तो हायर ऑफ क्या है, चीनी, ठीक है। तो मैंने ये कंक्लूड किया कि TSF कंपनी का जो प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस है वो क्या है, वो शुगर है, ऐसा ही है, शुगर है। तो लॉ कहता है कि भाई प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लॉज के अंदर आप अपना प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस लिखना। वैसे तो आप बहुत सारे काम करते होगे, आप टेक्सटाइल में भी हो, आप चीनी में भी हो, आटे में भी हो, तो लॉ कहता है कि भाई इसमें आप वो लिखना जो आपका प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस है। और प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस डिटरमिन कैसे करना, पहले तो आप एसेट्स देख लो कि सबसे ज्यादा एसेट्स कौन से वाले बिजनेस में, या तो फिर आप रेवेन्यू देख लो, और फिर दोनों में अलग अलग हो तो कंपेयर करो, जो हायर ऑफ होगा वो आपका प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस होगा, ऐसा ही है। कहता है द रेवेन्यू इज हायर देन द एसेट्स एंड सब्सटेंशियल रेवेन्यू is being generated by the sugar business, therefore the principal line of business shall be manufacture and sale of sugar। क्लियर है भाई, यहां तक किसी का कोई सवाल है, मसला है प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस? स्टार्ट नहीं करते ना, हाँ, तो ऐसे एक्टिविटी के बाद ऑल्टरेशन ऑफ प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस, सही है। मैंने कहा ना आगे चल के पढ़ेंगे कि एक ऑल्टर भी होता है, ये पत्थर पे लकीर नहीं है। लॉ ने गुंजाइश रखी है कि आपको ऑल्टरेशन करनी हो तो आप फ्यूचर में जाके चेंज कर सकते हो, ठीक है भाई। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस के अंदर कुछ और भी कॉन्सेप्ट्स हैं। अब ये कहता है अ कंपनी में
carry on or undertake any lawful business or activity and do any act or enter into any transaction being incidental and ancillary thereto which is necessary in attaining the business activities. लॉ कहता है कि भाई आप जो है प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस तो आपका चीनी होगा, ठीक है, भले आपका प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस चीनी है, लेकिन कह रहे हैं उसके अलावा आप कोई लीगल एक्टिविटीज करना चाहो तो आपको अलाउड है, कर सकते हो। लीगल एक्टिविटीज मतलब ट्रेड, ठीक है, मुझे बनाने चीनी है लेकिन मैं किसान के साथ उसकी गन्ने की ट्रेड नहीं करूंगा तो मैं चीनी कैसे बनाऊंगा, ठीक है। ये इंसिडेंटल एंड एंजिलरी मतलब वो ट्रांजैक्शन जो मुझे बिजनेस ऑपरेट करने के लिए जरूरी है। अगर मेरा लॉ उस पर पाबंदी लगा देगा तो भाई क्या फायदा मेरा प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस चीनी बनाने का। जाहिर सी बात है बेचूंगा चीनी, लेकिन चीनी बनाने के लिए उसके पीछे बैकएंड पे कुछ ट्रांजैक्शंस करनी पड़ेंगी, कुछ काम करने पड़ेंगे, कुछ रूटीन नेचर के ऑपरेशन होंगे। तो लॉ ने कह दिया कि भाई अगर तो वो लीगल है, ठीक है, अगर वो ऑब्जेक्ट जो है लीगल है, वो जो है इलीगल नहीं है, लॉफुल है, तो आप वो कर सकते हो जो आपके लिए इंसिडेंटल और एंसिलरी हो, मतलब उन काम को करने के लिए जो आपका प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस है वहां तक पहुंचने के लिए ये काम करना लाजमी हो। तो वो लॉ ने कह दिया कि वो भी अलाउड है, ठीक है भाई। कहता है हाउएवर द प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस ऑफ द कंपनी shall be mentioned in the memorandum of association of the company which shall always commensurate with the name of the company। सही है, कह रहा है प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस जो हो आपका और जो कंपनी का नाम हो आपस में कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होने चाहिए, सही है। आपकी कंपनी का नाम और प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस आपस में कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होने चाहिए। एआरटीटी बिजनेस स्कूल सुन के क्या जहन में आता है कि क्या कराते होंगे भाई, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होगा। अगर मैं आपको बोल दूं एआरटीटी बिजनेस स्कूल मोबाइल रिपेयरिंग शॉप है, ठीक है, तो क्या होगा, आपका नाम पढ़ के किसी और तरफ जहन जा रहा होगा लेकिन असल में उसका नाम काम क्या है कुछ और। तो लॉ कहता है कि भाई नाम और काम आपस में मेलजोल होनी चाहिए, ठीक है, नाम और काम में इख्तलाफ नहीं होने चाहिए। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस एक ही है, बिजनेस मल्टीपल हो सकते हैं, सही है भाई हेनरी भाई, हेनरी भाई बिजनेस मल्टीपल हो सकते हैं लेकिन प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस एक होगा, ठीक है। प्रिंसिपल का लफ्ज लगा दिया ना लॉ ने, तो लॉ कहता है बिजनेस तो आपके ज्यादा हो सकते हैं, आप टेक्सटाइल में भी हो, चीनी में भी हो, आटे में भी हो, प्रिंसिपल लाइन तो कोई एक होगा ना। और उसको डिटरमिन करने का क्राइटेरिया दे दिया कि हायर ऑफ देख लो एसेट और रेवेन्यू में, ठीक है। फिर उसने बात की कि कहा कि भाई कुछ जो है एंसिलरी ट्रांजेक्शन है, ठीक है, इंसिडेंटल या एंसिलरी ट्रांजेक्शन है प्रिंसिपल लाइन को सरंजाम देने के लिए वो तुम कर सकते हो। फिर उसने एक बात की कि जो आपका नाम है वो आपके काम के साथ मैच होना चाहिए, ठीक है, मतलब कोई डिसीव नाम नहीं होना चाहिए, डिसेप्टिव नाम नहीं होना चाहिए कि मैं नाम सोचूं कुछ और काम हो कुछ और, ठीक है भाई। तो इस डब्बे के अंदर है मेरे पास दो कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट के ये कि इंसिडेंटल और एंसिलरी ट्रांजैक्शन अलाउड है अगर तो वो लॉफुल है, और दूसरी चीज के जो नाम है वो कमेंजरेट होना चाहिए आपके प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस के साथ, ठीक है भाई, क्लियर है। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस अभी कंटिन्यू है। कहता है अब प्रपोज कंपनीज प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस इज अ मैन्युफैक्चर ऑफ सेल ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स। वन ऑफ द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम हैज सजेस्टेड द नेम टीएसएफ कंसल्टेंसी लिमिटेड। बोल रहा है कंपनी बनने जा रही है किसके लिए, सेल ऑफ टेक्सटाइल के लिए, और सब्सक्राइबर ने नाम क्या प्रपोज किया है, टीएसएफ कंसल्टेंसी लिमिटेड। तो ये क्या आपस में कमेंजरेट है, ठीक है, नहीं है ना, कॉन्ट्राडिक्टरी है ना। एक जो है टेक्सटाइल की कंपनी है, आप उसका नाम क्या प्रपोज कर रहे हो, कंसल्टेंसी, तो ये आपस में मैच नहीं खा रहे, ठीक है जी। द नेम इज नॉट अप्रोप्रिएट सिंस इट डज नॉट कमेंजरेट विद द प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लॉज। क्लियर है भाई। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस के अंदर अभी तक हमने तीन कॉन्सेप्ट पढ़े। एक हमने पढ़ा कि डिटरमिन कैसे करोगे प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस है, हायर ऑफ देख लो, रेवेन्यू और एसेट का। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा कि जो इंसिडेंटल और एंसिलरी ट्रांजैक्शन अगर लॉफुल है तो अलाउड है। तीसरा कॉन्सेप्ट हमने क्या पढ़ा कि जो नाम है वो आपके काम के साथ मैच होना चाहिए। तीन कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस के अंदर अभी तक हम पढ़ चुके। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस है, ठीक है, देख रहे हो, द प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस ऑफ द कंपनी शैल बी मेंशन्ड, कमेंजरेट होना चाहिए नाम के साथ, ठीक है।
मतलब भाई देखो ना, उसने कहा प्रपोज कंपनी प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ टेक्सटाइल। टेक्सटाइल एक ही है ना, मैन्युफैक्चर एंड सेल मतलब ये उनका बिजनेस ये है कि पहले बनाएंगे फिर बेचेंगे, लेकिन क्या प्रिंसिपल टेक्सटाइल। तो ये मेरा टेक्सटाइल जो है वो मेरा प्रिंसिपल लाइन, ठीक है। लेकिन उसने नाम क्या रखा, कंसल्टेंसी, तो आपस में मैच नहीं होगा। अच्छा भाई, फिर प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस के अंदर हम चौथा कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, अ कंपनी शैल नॉट एंगेज इन अ बिजनेस। पहले उसने बताया कि किस किस एक्टिविटी के अंदर एंगेज हो सकती है, अब वो कह रहा है किस एक्टिविटी में नहीं हो सकती। अ कंपनी शैल नॉट एंगेज इन अ बिजनेस which is prohibited by any law for the time being enforced in Pakistan। prohibited, मैंने कहा था जहां हम prohibited लफ्ज पढ़ेंगे तो सिरे से मना है, कर ही नहीं सकते, इलीगल है। सही है भाई। आपने कहा कि भाई आप जो है सारी चीजें ओके की रिपोर्ट कर रहे हो, मेमोरेंडम टापो टाप लॉ के हिसाब से, ठीक है। आपने जो उसका नाम रख दिया है वो भी लॉ के हिसाब से, आपने रख दिया भाई एबीसी किडनैपिंग कंपनी, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस के हम सुपारी लेंगे, ठीक है। तो आप कर सकते हो, हालांकि वो सारी चीजें आपका नाम भी कमेंसरेट हो रहा है ना, सही है। एबीसी किडनैपिंग कंपनी, काम है सुपारी लेना, तो नाम और काम मैच है, तो क्या कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं भाई, लॉ ने कहा ना कि नाम और काम मैच होना चाहिए, ठीक है, तो आप कर सकते हो। लेकिन उसने आगे एक और बात कह दी कि भाई नाम और काम भले मैच हो, लेकिन अगर तो वो काम प्रोहिबिटेड है बाय लॉ तो वो आप नहीं कर सकते, ठीक है, तो आप नहीं कर सकते। चौथा कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस के अंदर, आप नहीं कर सकते। इसके अलावा फिर वो कहता है restricted by any law, rules or regulations unless necessary license, registration, permission or approval has been obtained or compliance with any other condition has been made। यहाँ पे लफ्ज है restricted, ऊपर था प्रोहिबिटेड, रिस्ट्रिक्टेड के साथ उसने कह दिया कि ममनू हो, अनलेस के उसका कोई लाइसेंस ले लो, परमिशन ले लो, अप्रूवल ले लो। कि भाई एक्सप्लोरेशन का जो काम होता है, जमीन खोद के मादनियात निकालते हैं, वो आप ऐसे ही नहीं खोद सकते कि भाई शारा फैसल खोद दिया आज बोला कि इसके अंदर खजाना है, ठीक है। आपको उसके लिए क्या चाहिए, एक्सप्लोरेशन राइट चाहिए, उसका एक लिमिटेड टाइम का लाइसेंस होता है, वो लाइसेंस चाहिए कि बलूचिस्तान में भाई मादनियात है, आपकी कंपनी एक्सप्लोरेशन कंपनी है, आपको लगा कि यहाँ तेल है, आपने लाइसेंस लिया, सारी चीजें की, ठीक है, एग्रीमेंट बना, तब आप वो काम कर सकते हो, ठीक है। मैं रिपीट करता हूँ, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस में चार कॉन्सेप्ट। पहला कॉन्सेप्ट के डिटरमिन करो कि प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस है क्या, कैसे करेंगे, हायर ऑफ एसेट्स और रेवेन्यू। फिर उसने कहा कि जो इंसिडेंटल और एंजिलरी ट्रांजेक्शन हो वो तुम कर सकते हो, ठीक है। फिर उसने कहा कि जो तुम्हारा नाम है और काम है मैच होना चाहिए। फिर उसने कहा जो बिजनेस प्रोहिबिटेड हो ऐसी एक्टिविटी तुम नहीं कर सकते, और अगर ऐसी एक्टिविटी जो रिस्ट्रिक्टेड है जब तक उसका लाइसेंस नहीं ले लो वो नहीं कर सकते। यहाँ तक क्लियर है प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस में। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस का पांचवा कॉन्सेप्ट, the existing companies shall continue with their existing memorandum of association and object stated at serial number 1 of the object clause shall be treated as a principal line of business। भाई हमने कहा कंपनीज एक्ट 2017 एप्लीकेबल हुआ जाके 2018 में, ठीक है, कंपनीज पहले भी तो होंगी। तो जो कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 होता था, कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 होता था, उसके अंदर प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, उसमें होती थी ऑब्जेक्ट क्लॉज, ठीक है। उसमें आप लिखते थे कंपनी बनने का ऑब्जेक्ट क्या होगा, मैन्युफैक्चर और सेल करेगी, ये करेगी, फला फला, ये चीजें लिखते थे। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस का कॉन्सेप्ट नहीं था, वो आया अब। तो कहता है उन कंपनीज का क्या करें जो पुरानी थी। तो कहा कि उनमें क्या होता था, ऑब्जेक्ट क्लॉज होता था, ऑब्जेक्ट लिखते थे आप 1 2 3 4, ये हमारे ऑब्जेक्ट्स होंगे। तो उसने कहा जो पहले नंबर पे उन कंपनीज का ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट क्लॉज में पुरानी कंपनीज के ऑब्जेक्ट क्लॉज में नंबर 1 पे जो ऑब्जेक्ट लिखा था, लॉ कहता है मैं उसको क्या मान लेता हूं, मैं उसको उन कंपनीज का प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस मान लेता हूं, ठीक है। लेकिन ये किसके लिए, एग्जिस्टिंग कंपनीज, मतलब जो इस लॉ के आने से पहले एग्जिस्ट कर रही थी कंपनीज, 2017 एक्ट से पहले की कंपनीज, क्लियर है।
तो उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट क्लॉज है, उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट क्लॉज है, लॉ कहता है सीरियल नंबर 1 पे जो लॉ लिखा उसका ऑब्जेक्ट लिखा होगा उसको मैं क्या कर देता हूँ, एज पर 2017 कंपनीज एक्ट में उसको तुम्हारा प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस मान लेता हूँ। ठीक है, ये आपके स्टडी टेक्स्ट में नहीं होगी पांचवी चीज। ठीक है, फिर अब भाई उस वक्त तो हमें नहीं पता था, हम पुरानी कंपनी है, उस वक्त तो हमें नहीं पता था कि भाई फ्यूचर में कोई ऐसा जाके लॉ भी आएगा कि हमें सीक्वेंस में ही लिखना चाहिए, जो हमारा मेन बिजनेस है ऊपर लिखना चाहिए ऑब्जेक्ट क्लॉज में, पुरानी कंपनी की बात करें। तो भाई वो बोले नहीं भाई, जो आपने नंबर 1 एज्यूम कर लिया है वो तो नहीं है हमारा प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस, पुरानी कंपनी आगे फड्डा कर रही है। ठीक है, कर सकती है ना भाई, पुरानी कंपनी आगे फड्डा कर रही है, बोल रही है आपके लॉ ने नंबर 1 हमारे ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल लाइन मान लिया, वो तो नहीं है हमारा। तो कहता है अगर ऐसी बात है, if the object stated at serial number 1 of the object clause is not the principal line of business clause, it shall be required to intimate to the registrar their principal line of business with such time from commencement of this act and in the form as may be specified. A revised copy of the memorandum of association indicating therein प्रिंसिपल नंबर एट सीरियल नंबर 1 ऑफ द ऑब्जेक्ट क्लॉज शैल आल्सो बी फर्निश्ड टू द रजिस्ट्रार। भाई कहता है अगर ऐसा है कि जो आपको हमने बोल दिया कि नंबर 1 पे जो आपका ऑब्जेक्ट था वो प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस है, ऐसा नहीं है, तो आप क्या करो, आप एक रिवाइज कॉपी बनाओ, उसमें आप नंबर 1 पे ले जाओ जो आपका प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस है। ठीक है, 5 ऑब्जेक्ट थे, उस ऑब्जेक्ट में जो प्रिंसिपल लाइन आपको लगता था नंबर 1 वाला नहीं है, तो जो है उसको नंबर 1 पे ले जाओ, उसको नीचे ले आओ, फिर वो रजिस्ट्रार को तुम बता दो और कॉपी जमा करा दो। ठीक है, ये पुरानी कंपनीज के लिए था, ये लॉ आने से पहले ये एग्जिस्टिंग कंपनीज के लिए। ठीक है, एक दफा फिर रिवाइज करते हैं 5 कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल लाइन के। पहला ये कि डिटरमिन कर लो कि प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस निकलेगा कैसे, हायर ऑफ एसेट और रेवेन्यू। फिर उसने कहा जो इंसिडेंटल एंसिलरी ट्रांजेक्शन है वो अलाउड है, नाम जो है काम से मैच होना चाहिए। चौथी चीज जो प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज है वो आपको नहीं करनी। पांचवी चीज रिस्ट्रिक्शन वाली एक्टिविटीज है, जब तक उसका अप्रूवल लाइसेंस ना मिल जाए नहीं कर सकते। ठीक है, फिर हम आ गए 5वें कॉन्सेप्ट पे। हमने कहा जो पुरानी कंपनीज है, एग्जिस्टिंग कंपनीज है, एग्जिस्टिंग कंपनीज के लिए क्या कि भाई जो सीरियल नंबर 1 ऑब्जेक्ट क्लॉज में होगा वो आपका प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस बन जाएगा। अगर आपको लगता है कि वो नहीं है तो आप उसको चेंज कर लो, जो आपको प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस बनाना है उसको नंबर 1 पे ले जाके फर्निश्ड रिवाइज कॉपी जो है जमा करा दो रजिस्ट्रार के पास। क्लियर है भाई, हम लोग प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस में हम क्लियर है। ठीक है भाई, अगली क्लॉज हमारे पास आ जाती है लाइबिलिटी क्लॉज। लाइबिलिटी क्लॉज, भाई लाइबिलिटी क्लॉज नाम से जाहिर है क्या होगा, लाइबिलिटीज की इंफॉर्मेशन होगी। लिमिटेड बाय शेयर्स होगी तो अलग, गारंटी होगी तो अलग, अनलिमिटेड होगी तो अलग। ठीक है, इसमें भाई लॉ कहता है कि अगर आप इन केस ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स एंड लिमिटेड बाय गारंटी द क्लॉजेज स्टेट द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड। ठीक है, लिमिटेड बाय गारंटी में भी आता है और लिमिटेड बाय शेयर में भी आता है। लिमिटेड तो होती है ना भाई, लिमिटेड तो होती है, लेकिन कह रहे गारंटी लिमिटेड के अंदर ना एक एडिशनल चीज भी है। इन केस ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एन एडिशनल सेंटेंस is added to clarify the extent of liabilities of the members of the company in the event of being wound up। मतलब जो गारंटी की अमाउंट है, ठीक है, एडिशनल लाइबिलिटी अगर कोई है तो आप ये सेंटेंस लगा देना। फिर in case of an unlimited company the liability clause states that the liability of member is unlimited। क्लियर है जी, आसान सी चीज है ये। फिर हमारे पास आ जाता है ऑथराइज कैपिटल क्लॉज। ऑथराइज कैपिटल क्या होता है कि भाई उतना कैपिटल जो कंपनी अपनी जिंदगी में इशू कर सकती है, कि जितना आपको मैक्सिमम अलाउड है। ठीक है, तो इसके अंदर आप क्या लिख देते हो भाई, दिस क्लॉज कंटेन्स द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल with which the company proposes to be registered and the division thereof into share of a fixed amount। आपने बोला कि 10 मिलियन हमारा शेयर कैपिटल होगा, ऑथराइज शेयर कैपिटल। लॉ कह रहा है उसका ब्रेकअप भी लिख देना कि 10 रुपए का एक शेयर है, 10 मिलियन तो कितने, 1 मिलियन शेयर्स ऑफ ₹10। ऐसा ही होगा ना, 10 मिलियन का ब्रेकअप अगर मैं 10 रुपए पे बनाऊं, 1 मिलियन शेयर्स ऑफ ₹10। तो लॉ कह रहा है एंड द डिवीजन देयर ऑफ इनटू शेयर्स ऑफ अ फिक्स अमाउंट, मतलब एक पार वैल्यू का भी मेंशन कर लेना, इतने रुपए का शेयर, इतने शेयर, ये हमारा टोटल ऑथराइज कैपिटल होगा। दिस इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट द कंपनी कैन बी सब्सक्राइब। एग्जाम्पल, the authorized capital clause may be
द ऑथराइज्ड कैपिटल क्लॉज ऑफ कंपनी शैल बी ₹10 million जो है डिवाइडेड इनटू 1 million ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ₹10 each। 1 million शेयर है 10 रुपए के, तो टोटल कितने के हो गए? 10 million के हो गए। क्लियर है भाई? ऑथराइज्ड कैपिटल क्लॉज शेयर कैपिटल का चैप्टर आएगा, ऑल्ट्रेशन ऑफ ये क्लॉज आ जाएगा। ठीक है, ऑल्ट्रेशन, फिर वही। ठीक है, यहाँ लिख दिया तुमने। फ्यूचर में कहा कि आप 10 का नहीं है 20 का स्प्लिट करना चाहते हो, ठीक है, या कंसोलिडेट करना चाहते हो। ठीक है, स्प्लिट या कंसोलिडेट मतलब ऑल्ट्रेशन करनी है कैपिटल के अंदर। शेयर कैपिटल अगला चैप्टर है हमारा, उसके अंदर डिटेल में ऑल्ट्रेशन पड़ेगा। तो ये है ना, स्प्लिट जो है, स्प्लिट में एक शेयर दो शेयर बनते हैं। हाँ, इसके लिए भी ऑल्ट्रेशन होती है हाँ, क्योंकि मैं यहाँ पे लिख के आ रहा हूँ, तुम खुद सोचो ना, एक शेयर कितने का है, टोटल कितने शेयर है। अगर मैं स्प्लिट कर दूंगा तो 10 का था 5 का कर रहा हूँ, शेयर 2 million हो जाएंगे, 5 रुपए का एक। तो मतलब यहाँ वर्डिंग जो लिखी थी वो चेंज हो गई ना। जब भी इसके अंदर कुछ लिखा है वो चेंज हो रहा है तो ऑल्ट्रेशन होगी। क्लियर है भाई? सब्सक्रिप्शन क्लॉज, भाई सब्सक्रिप्शन क्लॉज में हमने कहा था सब्सक्राइबर्स होते हैं कोई मेमोरेंडम के, जो क्या करते हैं, साइन करते हैं, ठीक है, मेमोरेंडम को। तो इस क्लॉज में लॉ कहता है कि भाई इन दिस क्लॉज एवरी सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम इज रिक्वायर्ड टू अग्री एटलीस्ट 1 शेयर। सब्सक्राइबर बनने के लिए कम से कम एटलीस्ट 1 शेयर लेना पड़ता है, ठीक है, 1 शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। इसके अलावा लॉ कहता है कि जो एक भी सब्सक्राइबर है, ईच सब्सक्राइबर is required to write opposite to his name the number of shares that he has agreed to take in the share capital of the company। कह रहा है आप अपना नाम लिखो, नंबर ऑफ शेयर्स, अली 5 शेयर्स, मोहम्मद 10 शेयर, सही है, अकबर 20 शेयर। नाम लिखो, नंबर ऑफ शेयर लिखो, जितने आप अग्री कर रहे हो कि आप सब्सक्राइब करोगे। ठीक है, वो इस क्लॉज के अंदर होता है। फिर ये वाला पैराग्राफ लिखा जाता है इसके अंदर, वी the several persons whose names and addresses are subscribed are desirous of being formed into a company। ठीक है, हम एक कंपनी बनना चाह रहे हैं। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन में पढ़ा था कि ये जो सब्सक्राइबर थे अब बॉडी कॉर्पोरेट बन गए, ठीक है, तो अभी ये बनी नहीं है, कंपनी बन रही है। तो जब बन रही है तो उन्होंने क्या लिखा है, वी द सेवरल पर्सन whose names and addresses are subscribed are desirous of being formed as a company। हम एक कंपनी बनना चाहते हैं, ठीक है, एंड वी रिस्पेक्टिवली अग्री टू टेक द नंबर ऑफ शेयर इन द कैपिटल ऑफ द कंपनी सेट अपोजिट टू आवर रिस्पेक्टिव नेम्स। के नाम के साथ साथ हमने लिख दिए हैं। ठीक है भाई, ये आता है हमारे पास सब्सक्रिप्शन क्लॉज के अंदर। हाँ ठीक है, सब्सक्राइबर मेंबर की डेफिनेशन में पढ़ा था ना, जो सब्सक्राइबर है वो मेरा मेंबर है, ठीक है। हाँ, अगर उसने शेयर ले लिए तो भी मेंबर है। हाँ, तो इसने शेयर ले लिया ना। अगर देखो लॉ ने वो जो मेंबर की डेफिनेशन बताई ना, वो उसने बताई जो सब्सक्राइबर है वो है ही है। क्यों है? क्योंकि लॉ को पता है जो सब्सक्राइबर है वो शेयर लेता है, ठीक है। ये इनिशियल की बात कर रहा था, लेकिन उसने कहा कंपनी बन गई, आगे क्या करेंगे, तो उसने फिर एक और क्राइटेरिया मेंबर की डेफिनेशन में दे दिया था, शेयर ले लो तो भी बन जाओगे, मतलब बाद में शेयर ले लो, ठीक है। वो एक मेंबर की डेफिनेशन बताने के लिए वो दायरे कार बता रहा था। उसने सब्सक्राइबर को पहले डाला, ठीक है, वो भी थ्रू शेयर्स ही आया ना, टेक्निकली थ्रू शेयर्स ही आया, लेकिन इनिशियल शेयर्स की वजह से आया। सही है, हाँ, मेंबर जो है, सब्सक्राइबर जो है वो मेंबर है। हाँ, बाद में बनने वाला, हाँ, बाद में बनने वाला नहीं, बाद में बनने वाला बाय वर्च्यू ऑफ शेयर से आएगा, शेयर खरीदेगा बाद में मेंबर बना, ठीक है। जो इनिशियल सब्सक्राइबर है वो मेंबर बना सब्सक्रिप्शन की वजह से, ठीक है। सब्सक्रिप्शन भी कैसे आती है, कम से कम 1 शेयर लेने से आती है, ठीक है। बात सेम है, लेकिन एक वो है कि वो इनिशियल है, बाकी बाद में आने वाले, ये फर्क है, ठीक है। सब्सक्राइबर कौन है, इनिशियल शुरू वाले जिन्होंने साइन किया है। 1 शेयर चाहिए होगा, हाँ, अगर शेयर ले लिया तो उसमें मतलब इशू क्या है। तुम ये बोल रहे हो कि जो मेंबर्स की डेफिनेशन में सब्सक्राइबर अलग क्यों था, शेयर्स वाला अलग क्यों था, ठीक है। उसने बोला कि पहला हक कौन किसका है मेंबर बनने का, जो कंपनी बना रहे हैं। उसने इस तरह उसको तोड़ तोड़ के बताया कि 3 तरीके हैं, सब्सक्राइबर बनो, ठीक है,
या फिर बाद में शेयर ले लो तो भी मेंबर बन जाओगे। ठीक है, एक डेफिनेशन का दायरे कार बताया, वो एक अलग चीज है, उसको इसमें कंफ्यूज नहीं करना। ठीक है, क्लियर है? अंडरटेकिंग क्लॉज, भाई अंडरटेकिंग जैसे कि हमने डिस्कस किया कि कंपनी को एससीसीपी अंडरटेकिंग करवाएगा कि भाई ये चीज कर ली, ये चीज कर ली, अंडरटेक कर लो। ठीक है, तो द कंपनी शैल add an undertaking as may be specified by the SCCP in their memorandum। ठीक है, एक अंडरटेकिंग फॉर्म होगा, वो साइन करा दें। फिर कंट्रीब्यूशन क्लॉज, आखिरी क्लॉज है हमारी कंट्रीब्यूशन। भाई लिमिटेड बाय गारंटी के अंदर हमने पढ़ा था ना कि लोग क्या करेंगे, मेंबर्स क्या करेंगे, अमाउंट गारंटी करेंगे कि भाई इन द इवेंट ऑफ बीइंग बाउंड अप हम एसेट्स के अंदर इतना कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, the memorandum shall state such amount as may be required, not exceeding a specified amount that each member undertake to contribute to the asset of the company in the event of its being wound up while he is a member, or within 1 year afterwards, for payments of the debts and liabilities of the contracted before he ceases to be a member, and of the cost, charges and expenses of the winding up, and for adjustment of the rights of the contributories among themselves। सही है, एक मेंबर है, उसने गारंटी किया कि मैं 1000 रुपए दूंगा वाइंडिंग अप पे। ठीक है, 1000 रुपए दूंगा, लेकिन ये पहले ही रिटायर हो गया, तब उसको पैसे नहीं देने। ठीक है, लेकिन लॉ कहता है जब आप रिटायर हुए, सीज हुए मेंबर बनने, जिस दिन आपकी मेंबरशिप खत्म हुई, ठीक है, लेट से आज है 1 अप्रैल। ठीक है, आज है 1 अप्रैल 2022। लॉ कहता है कि भाई 1 अप्रैल 2022, ठीक है, इस दिन को आपकी मेंबरशिप खत्म हुई, इस दिन को आपकी मेंबरशिप खत्म हो गई। ठीक है, अब ये कहता है इससे 1 साल तक आप लायबल हो कि ये गारंटी की अमाउंट आपको पे करनी है। ठीक है, मतलब 30 मार्च 2023। ठीक है, लेकिन किसके लिए, while he is a member or within 1 year for payment of the debts and liabilities of the company contracted before he ceases to be a member। ठीक है, जिस लाइबिलिटी के मद में आप 1000 रुपए मांग रहे हो, वो लाइबिलिटी इनकर हुई हो इसकी जाने से पहले, मतलब वो ट्रांजेक्शन 1 अप्रैल 2022 से कभी हुई हो। क्लियर है? तब आप क्या कर सकते हो, आपने कहा भाई एक मैं मेंबर हूं, मैं 1 अप्रैल 2022 को रिजाइन दे रहा हूं, लेकिन मेरे रेजिग्नेशन से पहले कंपनी ने एक ट्रांजैक्शन कर ली थी। ठीक है, कंपनी ने एक ट्रांजैक्शन कर ली थी जिसके मध्य में एक लायबिलिटी इनकर हो गई। ठीक है, जब बुरा वक्त आएगा भाई मेंबर जिम्मेदार है, वाइंड अप होगा तो उसको 1000 रुपए देने। ठीक है, लेकिन लॉ कहता है कि आप जो है मेंबर नहीं रहे तो अब नहीं दो, लेकिन अगर वो लायबिलिटी इनकर हुई है आपके मेंबरशिप से खत्म होने से पहले, तब भी मैं 1 साल तक लायबल हूँ। ठीक है, 1 साल 30 मार्च 2023 तक मैं लायबल हूँ कि मैं 1000 रुपए दूंगा। ये डेट गुजर गई, अब मसले आए। ठीक है, अब वाइंड अप हो रही है कंपनी, अब मैं बोलूंगा नहीं 1 साल गुजर चुका, अब मैं 1000 रुपए नहीं दूंगा। क्लियर है? तो इस क्लॉज के अंदर आप क्या करते हो, कंट्रीब्यूशन क्लॉज के अंदर के भाई जो आपने गारंटी किया होता है कि मैं इतने इतने पैसे कंट्रीब्यूट करूंगा, ठीक है, इन द इवेंट ऑफ बीइंग वाउंड अप पे, तो आप वहां पे ये लिख देते हो कि हमारे मेंबर है, इन्होंने इतने इतने 1000 रुपए एग्री किए हैं देने के, और वो लायबल होगा मेंबरशिप खत्म होने के 1 साल तक भी उन लाइबिलिटीज के लिए जो उसके होते हुए इनकर हुई होंगी। ठीक है, 1 साल गुजर गया, आप फिर आए हो कि भाई आओ ये वाली लाइबिलिटी के अगेंस्ट में पैसे दे दो, तो भाई उसके लिए आप फिर लायबल नहीं हो गए। क्लियर है? यहाँ पे किसी का कोई सवाल तो नहीं है? हाँ, अभी उसी के ऊपर आ रहा हूँ, पूरी समरी बता रहा हूँ कौन सी क्लॉज किस टाइप ऑफ कंपनी के लिए रेलेवेंट है। आगे बढ़े, आगे बढ़े। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होगी तो कौन कौन सी क्लॉज आएगी भाई, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होगी तो कौन कौन सी क्लॉज आएगी, नेम क्लॉज आएगी भाई, नेम क्लॉज तो सब में आएगी, रजिस्टर सब में आएगी, प्रिंसिपल लाइन सब में आएगी, सही है, अंडरटेकिंग सब में आएगी, लाइबिलिटी क्लॉज तो सब में आएगी, कंट्रीब्यूशन क्लॉज इसके अंदर जो है वो एक्स्ट्रा आएगी। ठीक है, क्लियर है भाई?
नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है तो इसके अंदर ऑथराइज कैपिटल क्लॉज और वो वाली नहीं आ रही सब्सक्रिप्शन क्लॉज, ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ हैविंग शेयर कैपिटल की क्लॉजेस थी, ठीक है। आए भाई, कौन सी क्लॉज किस टाइप ऑफ कंपनी के लिए रेलेवेंट है? नेम क्लॉज, हाँ भाई ऑनलाइन वालों पार्टिसिपेट करो इसके अंदर। नेम क्लॉज क्या लिमिटेड बाय शेयर में आएगी? सर बिल्कुल आएगी। लिमिटेड बाय गारंटी में आएगी? आएगी। अनलिमिटेड में भी आएगी, जाहिर सी बात है, नाम तो हर कंपनी का होगा, सही है। फिर मेरे पास रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, क्या लिमिटेड बाय शेयर्स के अंदर आएगी? बिल्कुल। लिमिटेड बाय गारंटी में आएगी, अनलिमिटेड में भी आएगी। इसके अलावा जो मेरे पास प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस है, ये भी मेरे पास तीनों टाइप ऑफ कंपनीज के अंदर आएगी। फिर हमारे पास एक क्लॉज आती है ऑथराइज एंड शेयर कैपिटल, ये एक ही नेचर की क्लॉज है तो मैंने एक डब्बे में डाली है, ठीक है। तो ये किस किस में आएगी? लिमिटेड बाय शेयर्स में आएगी? लिमिटेड बाय गारंटी में आएगी? नहीं आएगी। अगर लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल है फिर आएगी ना, तो मैंने बोला ओनली इफ हैविंग शेयर कैपिटल। अनलिमिटेड के अंदर आएगी? अनलिमिटेड दो तरीके की हमने पढ़ी थी, हैविंग शेयर कैपिटल, नॉट हैविंग कैपिटल, तो हमने कहा ओनली इफ हैविंग शेयर कैपिटल, ठीक है भाई। फिर हमारे पास आ जाती है अंडरटेकिंग क्लॉज, ये भी हमारे पास सब में आएगी, ठीक है भाई। फिर मैंने पढ़ी एक कंट्रीब्यूशन क्लॉज, क्या ये लिमिटेड बाय शेयर्स के अंदर आएगी? नहीं आएगी भाई, लिमिटेड बाय गारंटी के अंदर आएगी, और इसके अलावा मेरे पास अनलिमिटेड में भी नॉट एप्लीकेबल होगी। क्लियर है? ये हमारे पास जो हमने क्लॉजेस पढ़ी सारी एक पेज पे समरी आई कि कौन सी क्लॉज मेरे पास कौन सी टाइप ऑफ कंपनी के लिए रेलेवेंट है। क्लियर है भाई? लायबिलिटी क्लॉज भाई सब में आएगी ना, क्लियर है? अच्छा भाई, बोरिंग पावर्स टू बी पार्ट ऑफ द मेमोरेंडम, हमने कहा कि भाई हमने शेयर कैपिटल की बात कर ली, हमने लायबिलिटी की बात कर ली, ठीक है, ये हमने नाम की बात कर ली ऑफिस की। अब कुछ ऐसी चीज, ठीक है, बोरिंग के बारे में मेमोरेंडम में मैंने नहीं लिखा कि कंपनी जो है बोरिंग ले सकती है, माल मतलब उधार ले सकती है, ठीक है, बोरिंग ले सकती है। तो लॉ ने कहा कि भाई इसको आपने भले मेमोरेंडम में नहीं लिखा, किसी क्लॉज में मेंशन नहीं किया, ठीक है, नहीं किया तुमने, नहीं करो, लेकिन मैं तुम्हें इम्प्लाइड, अज्यूम्ड, डीम्ड पावर देता हूं कि कंपनी के मेमोरेंडम में वो पावर है कि जिसकी बेसिस पे जब वो रजिस्टर्ड हो गया, वो एक कंपनी बन गई, तो वो बोरिंग पावर्स यूटिलाइज कर सकती है, ठीक है। ऑल्दो ये बात हमने मेमोरेंडम में नहीं मेंशन की, लेकिन ये हमारे मेमोरेंडम में इम्प्लाइडली पावर्स दे दी। तो एक छोटा सा प्रोविजन है, ये कहता है द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ अ कंपनी इज डीम्ड टू इंक्लूड इम्प्लाइड पावर्स, ठीक है, to enter into any arrangement for obtaining loans, advances, finance or credit, or to issue other securities not based on interest for raising resources from the scheduled bank, financial institution और general public। बोल रहा है किसी भी सोर्स से, सही, आपको सिक्योरिटीज इशू करके, लोन लेके, फाइनेंस लेके, क्रेडिट लेके आपको पैसे रेज करने हैं, उसके लिए आपको इसकी एक सेपरेट क्लॉज मेमोरेंडम में डालने की नीड नहीं है। कहता है मैं तुम्हें इम्प्लाइड पावर्स देता हूं, डीम्ड पावर देता हूं कि अज्यूम कर लो कि तुम्हारे मेमोरेंडम में ये सारी पावर ऑलरेडी इंक्लूडेड है। क्लियर है? एक छोटा सा प्रोविजन है, सेक्शन 30। 3 मिनट है हमारे पास, क्या हुआ भाई? देखो, कह रहे हैं सारी टाइप ऑफ सिक्योरिटीज, अगर वो इंटरेस्ट बेस्ड नहीं भी है, ठीक है, मतलब कुछ सिक्योरिटीज मेरे पास ऐसी होती हैं जो मुझे पैसे रेज करने, ठीक है, मैंने 97 की इशू कर दी, मैंने तुम लोगों को कहा कि भाई जो इसकी ओरिजिनल वैल्यू है वो 100 रुपए पे, तो मैं जब तुमसे वापस लूंगा तो मैं तुम्हें 100 रुपए पे वापस लूंगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट का एलिमेंट नहीं था, ठीक है, इंटरेस्ट का एलिमेंट नहीं था, सिर्फ क्या था, तुम लोगों को एक प्रीमियम मिल गया, ठीक है, मैंने तुम लोगों से 97 पे लिया और मैंने तुम लोग से जब वापस किया, ठीक है, तुम लोग को पैसे देने तो मैंने 100 रुपए किए, ठीक है, तुमसे 100 पे बायबैक किया मैंने, ठीक है। तो कह रहा है कोई भी टाइप ऑफ कंपनी, एडवांस लेना हो, इंटरेस्ट सॉरी क्रेडिट लेना हो, ठीक है, लोन लेना हो, तो वो सारी तुम बातें, सारे जो पावर्स है एक्सरसाइज कर सकते हो, उसके पास के लिए तुम्हारे पास इम्प्लाइड डीम्ड पावर है, तुम्हें मेमोरेंडम में लिखने की नीड नहीं है। फिर मेरे पास बात आ गई मेमोरेंडम टू बी प्रिंटेड, साइंड एंड डेटेड, कि मेमोरेंडम भाई होना कैसा चाहिए, ठीक है। क्लॉजेस तो हमने देख ली ना कौन कौन सी आएंगी। उसने कहा कि भाई जो आपका मेमोरेंडम है प्रिंटेड होना चाहिए, मैनर जनरली एक्सेप्टेबल,
ठीक है, कि आपका बुलेट्स में लिखा हो नेम, रजिस्टर्ड ऑफिस। जो बेरेक्ट के अंदर है ना, उसमें क्लॉजेस की हेडिंग्स नहीं है, उसके अंदर क्या है, पैराग्राफ है। पैराग्राफ 1 नेम, पैराग्राफ 2 रजिस्टर्ड, पैराग्राफ 3 प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस, ठीक है। फिर डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ एंड नंबर्स कंसेक्यूटिवली, ठीक है, जैसे मैंने कहा कि पैराग्राफ में डिवाइड होगा और नंबर होंगे उस पे कंसेक्यूटिव नंबर्स होंगे। फिर आपके पास कहता है साइंड होगा सारे सब्सक्राइबर से, ये तो हम बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। हु शैल ऐड हिज प्रेजेंट नेम, अपना नाम लिखेंगे, ऑक्यूपेशन लिखेंगे, नेशनैलिटी लिखेंगे, अपना रेजिडेंशियल एड्रेस लिखेंगे वो लोग, ठीक है, और बाकी पर्टिकुलर्स अगर कोई मांगे जा रहे हैं, ठीक है। in the presence of a witness who shall attest the signature and shall likewise add his particular, के कह रहा है जो विटनेस होगा वो भी अपना एड्रेस और नेशनैलिटी वगैरह सारी चीजें लिखेगा। क्लियर है। तो मेमोरेंडम होगा किस तरह, ये उसके ऊपर प्रोविजन है कि होगा कैसा, साइंड होगा, डेटेड होगा, जो सब्सक्राइबर है वो उसके ऊपर साइन करेंगे विटनेस के सामने, और विटनेस भी अपनी सारी चीजें मेंशन कर लेगा, ठीक है। तो आज की क्लास का जो एजेंडा था हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, वो हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब अगली क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, मेमोरेंडम से लिंक्ड कुछ और प्रोविजन है, नेम कि अगर कंपनी ने नाम रख लिया, ऑल्टर करना है, चेंज करना है, रिजर्व कराना है नाम, तो वो कैसे होगा, ठीक है। फिर हमने पढ़ा रजिस्टर ऑफिस, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस, इनको ऑल्टर करना है तो उसके लिए क्या होगा, इंशाल्लाह ये हम पढ़ेंगे कल की क्लास में, ठीक है। चलें जी, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में।